नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, इनमें छपे हुए संपादकीयों के बारे में चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि यार हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इन संपादकीयों में कुछ समझने वाली बातें थीं, और अगर थीं तो वो बातें क्या थीं। आज 10 जुलाई है और आज के संपादकीय की चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज किसी कारणवश, एक पारिवारिक व्यस्तता के कारण, मैं आपकी सुबह की इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ले पाया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस क्लास में किसी प्रकार की कोई बाधा है। कल से आपकी जो इकोनॉमिक्स की क्लास थी वो जैसे होती है वैसे ही होगी। इसमें कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो इसको ऐसा मत समझिएगा कि किसी कारण से वो क्लास आगे अब नहीं होगी। वो क्लास जो है कल सुबह 10 बजे से यूजुअल टाइम पर हुआ करेगी। आज सुबह 10 बजे मैं उपस्थित नहीं था और उस कारण से वो क्लास आपकी नहीं हो पाई। एक जो आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल आता है और जो मुझसे बार बार, मतलब अगर मुझे 100 ईमेल आते हैं तो उनमें से 30-40 ईमेल्स में ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ गुड आंसर। तो उसके लिए एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है जो आज दोपहर 2 बजे हमारे इस चैनल पे चल चुका है, प्रकाशित हो चुका है। आप में से काफी लोगों ने देख लिया होगा और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। एक परफेक्ट आंसर जो होता है वो क्या होता है, उसकी संकल्पना क्या होती है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश की है। तो ऐसे आगे और बहुत सेशंस आएंगे, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, लेकिन ये एक लेक्चर था जो मैं चाहता था कि आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आप में से बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जो हैं इसकी मांग, इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो एक डेफिनेटिव आंसर आपको वहां पर मिलेगा। उस कार्यक्रम को आप एक बार जरूर देखें। चलिए, 10 जुलाई है, 157वां हमारा एपिसोड है मेरी गणना के हिसाब से। मेरी गणना आगे पीछे इसमें हो सकती है, गलत भी हो सकती है। चलिए, तो अगर आगे बढ़ें तो यार आज 10 जुलाई है। आज सुबह 8 बजे से हमारा P2I का जो मॉर्निंग बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि आज सुबह 8 बजे से हमारा पहला बैच प्रारंभ हुआ। 11, साढ़े 11 बजे उनकी क्लास खत्म हुई। आज इंट्रो क्लास थी, तो आज की क्लास जो थी वो पूरे यूपीएससी के पैटर्न के बारे में थी कि यूपीएससी परीक्षा किस तरह से होती है, उसका पैटर्न क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो थी इसमें आपको आज बताई गई। तो इसमें जो प्रॉपर, जो आपके सब्जेक्ट वाइज शिक्षा प्रारंभ होगी वो कल से प्रारंभ होगी। तो अगर आप लोग अभी तक इससे जुड़े नहीं हैं, तो याद रखिए ये बैच प्रारंभ हो चुका है। आप आज ही इससे एजे लाइव कोड लगा के 29,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। इंग्लिश में ये अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तीनों भाषाओं में आपके लिए ये कोर्स उपलब्ध है। P2I है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं सारी इसमें पूरी की जाएंगी। आपको सारी किताबें दी जाएंगी, सारी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, MCQ प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें कराया जाएगा। जब आप मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, वहां पे आपको ऑफलाइन तैयारी कराई जाएगी और ये सब कुछ इसके अलावा, मतलब ये सब इसी फीस में इंक्लूडेड है। यानी कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ अलग से पैसा लिया जाएगा अगर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका आना जाना, रहना खाना सब कुछ वहां पर मुफ्त होगा, उसमें आपको और कुछ योगदान नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही साक्षात्कार की तैयारी के लिए आपके DAF जो आप फॉर्म भरते हैं, जिसपे आपका इंटरव्यू आधारित होता है, वो और साथ के साथ आपके मॉक इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ इसमें शामिल है। आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी धनराशि का भुगतान नहीं करना होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगाइए, इस बैच से जल्दी जुड़िए। कुछ एक सवाल जो है, एक दो बच्चों के प्रश्न आते हैं कि सर चयन, इसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया बहुत ही सरल है। कल मुझे एक छात्र का मेल आया जो कह रहा था कि सर मुझे आप किसी से कनेक्ट कर दीजिए जो मुझे समझा पाए कि एडमिशन लेना कैसे है। तो वो बहुत ही सरल था। मैंने उसको बताया कि यार आपने अगर अमेजोन पे कोई चीज खरीदी है आज तक तो उससे आसान है हमारे यहाँ ये कोर्स खरीदना। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें आपसे एड्रेस वगैरह लिया जाता है क्योंकि आपको किताबें भेजी जाती हैं। तो ये याद रखिएगा कि अपना पता आप सही दें, क्योंकि कुछ एक जगह ऐसा हो गया है कि बच्चों ने अपने पिन कोड गलत डाल दिए हैं और कुरियर कंपनियां या फिर भारतीय डाक जैसे भी ये किताबें जाती हैं वो पिन कोड पे बहुत महत्ता देती हैं। अपने पिन कोड वगैरह आप ठीक से डालें। एक छात्र का खासतौर पे मुझे मामला समझ में आया है
जहां पे पिन कोड गलत लिखने के कारण एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। किताबें उसकी 3 बार जाके वापस आ चुकी हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपना जो पता है वो सावधानी पूर्वक भरिए और आप बस सिंपली जहां पे आपको अप्लाई कोड होता है वहां पे आपको एजे लाइव लगाना है ताकि आपको ये दाम प्राप्त हो जाए। और उसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, वो सारे माध्यम यहां पर उपलब्ध हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका है इस कोर्स से जुड़ने का। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई संशय है, तो आप हमेशा ये याद रखें कि अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस क्लास की प्रेजेंटेशन इसी चैनल पे आती है। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इन तरीकों से आप मेरे साथ संपर्क में रह सकते हैं। और www.studiiq.com जो है ये हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पे जाके आप हमारे भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, क्या आजकल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज यार पहली न्यूज जो है वो एक थोड़ी खराब खबर है यार, दुखद खबर है। दुनिया में कहीं भी विवाद होता है, संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो ये हमेशा एक दुखद बात है। तो यार अमेरिका ने क्या किया है, यूक्रेन में क्लस्टर बम भेजने का निर्णय ले लिया है। अच्छा, आप जब भी युद्ध के बारे में पढ़ते हैं या फिर युद्ध की तस्वीरें देखते हैं तो एक इस तरह की तस्वीर आपने बहुत सामान्य तौर पे देखी होगी कि एक हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है और ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये सारे बम हैं। तो ये बम जो होते हैं ये एक एक करके नहीं गिराए जाते। क्लस्टर बम का मतलब क्या होता है? क्लस्टर मतलब ढेर, कि एक बार में बहुत सारे बम, ये ढेर, एक बमों का ढेर जो है इसकी इस प्रकार से वर्षा कर दी जाती है, इसको हम कहते हैं क्लस्टर बम। या आप लोगों ने जितनी वॉर पे आधारित, युद्ध पे आधारित आप फिल्में देखते होंगे, डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि पुराने समय से ये क्लस्टर बम जो है ये बहुत आम चीज रही है। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता रहा है कि आप एक साथ बहुत सारे बम गिराओ ताकि एक ही क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में काफी व्यापक नुकसान आप कर पाओ। तो ये क्लस्टर बम की जो प्रक्रिया है ये यहां पर प्रयोग होती है। अब यार क्लस्टर बम जो है इसको लेकर भाई रूस तो, माफ कीजिएगा, अमेरिका तो यूक्रेन को बहुत तरह के हथियार दे रहा है। तो इसमें क्लस्टर बम देने को लेकर मैं खास तौर पे चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब से कुछ समय पहले ही अमेरिका ने रूस की इस बात को लेकर आलोचना की थी कि भाई रूस जो है वो यूक्रेन में क्लस्टर बमों का प्रयोग कर रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने क्या कहा था कि रूस जो है वो एक प्रकार का युद्ध अपराध कर रहा है, जिसको हम कहते हैं वॉर क्राइम, कि एक प्रकार का युद्ध अपराध कर रहा है क्योंकि वो यूक्रेन पे क्लस्टर बमों की वर्षा कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने यह कहा था और अब क्या हुआ कि भाई अमेरिका खुद यूक्रेन को क्लस्टर बम सप्लाई कर रहा है, क्लस्टर बमों का एक जत्था जो है वो प्रदान कर रहा है। पर ऐसा क्यों है भाई? आम बमों से ये अलग कैसे होते हैं? तो क्लस्टर बम का मैकेनिज्म क्या होता है कि ये बम आसमान से गिराए जाते हैं। आमतौर पर जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं, इंपैक्ट से यानी कि लगने से, टकराने से ये फट जाते हैं। ये इनका एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसमें 2 तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि ये एक बार में एक बम तो गिराया नहीं जा रहा, ये एक बार में पूरा क्लस्टर छोड़ा जा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए कोई आम बम है, उसके लिए आपका विमान ऊपर उड़ रहा है मान लेते हैं, और आप क्या करते हैं, आप यहां पर आप जो है आप एक, मैंने पिचकारी जैसा बना दिया यार, विमान कहां से लग रहा है, ड्राइंग मेरी बड़ी खराब है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मान लीजिए ये आपका विमान है, ठीक है, और यहां पे आपका टारगेट है। तो अगर आप एक बम गिराते हैं तो आप उसको एम करके तब उस पर हमला करते हैं। लेकिन क्लस्टर बम के मामले में क्या होता है कि आप आसपास के समूचे क्षेत्र को ही ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बम गिर रहे हैं और यह विमान तो आगे चल रहा है। तो आपके बम जो गिरते हैं वो काफी सारे क्षेत्र में गिरते हैं। तो ऐतिहासिक तौर पे यह पाया गया है कि क्लस्टर बम से क्या होता है, आपकी जो नागरिक क्षति होती है, यानी कि आपके यहां जो सिविलियंस होते हैं, आम नागरिक जो होते हैं, उनके भी जान माल को नुकसान होना तय होता है। अगर क्लस्टर बम छोड़ा जा रहा है तो निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि जान माल की हानि आपको, आपके नागरिकों को, आपकी आम जनता को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक पहला नुकसान तो क्लस्टर बम से यह होता है कि भाई क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र ये कवर करते हैं और बड़े क्षेत्र में सिविलियंस भी रहते हैं, आम लोग भी रहते हैं, स्कूल भी होते हैं, घर भी होते हैं, पूजा स्थल भी होते हैं, तो उन सबको भी नुकसान पहुंचता है।
पहला नुकसान यह हो गया कि ये टारगेट ठीक से नहीं कर पाते। दूसरा एक कारण क्या होता है कि ये बहुत सारे बम आपने गिराए, तो कई बार क्या होता है ये बम जो है फटते नहीं है, ये गिर गए और फटे नहीं। ठीक है, कुछ आपने मान लीजिए 100 ऐसे बम गिराए, उनमें से 95 बम जो है वो गिर के फट गए, 5 बम नहीं फटे। अब ये 5 बम जो है ये जमीन पर, फर्श पर, यहां पे पृथ्वी पर पड़े रहते हैं और ये उसके बाद कभी भी फटते हैं। मान लीजिए कोई कभी युद्ध आपका समाप्त हो गया, कुछ दिनों के बाद कोई व्यक्ति वहां से गुजरा और उसके आसपास ये बम फटे, तो उसके कारण क्या होता है, वर्षों तक वो क्षेत्र जो है वो खतरनाक बना रहता है। कि आपने हजारों की संख्या में क्लस्टर बम गिराए, अब आपके पास इसका कोई आंकड़ा तो है नहीं कि उनमें से कितने फटे और कितने नहीं फटे। तो जिस क्षेत्र पे आपने क्लस्टर बम गिराए, उस क्षेत्र में आम नागरिकों का, आम जनता का आवागमन जो है वो लंबे समय तक बाधित रहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि यहां पर कुछ बिना फटे हुए क्लस्टर बम हो सकते हैं जो कभी भी फट सकते हैं और जान माल के नुकसान को कर सकते हैं। तो इसीलिए क्लस्टर बम जो हैं ये एक सही प्रक्रिया, एक एथिकल जिसे हम कहते हैं, युद्ध, ठीक है आप युद्ध करते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन युद्ध के अंदर भी जो नैतिक तरीके होते हैं युद्ध करने के, उसमें क्लस्टर बम को एक सही तरीका नहीं माना जाता। और आमतौर पे वैश्विक तौर पे इस पे आम सहमति जैसी बन गई है कि यार क्लस्टर बम का प्रयोग हमें कम से कम करना है, क्लस्टर बम जो है उसका हम नहीं प्रयोग करेंगे। इसको लेके एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है जिसपे अमेरिका ने दस्तखत नहीं किया है और इनके उपयोग के विरोध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कि हाँ यार इनका प्रयोग नहीं करेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है, ये बड़े अनैतिक किस्म के बम हैं, ये जो है नैतिक तौर पर ठीक नहीं है इनका प्रयोग करना। तो एक संधि है, लेकिन उस संधि पे अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन तब भी अमेरिका ने हमेशा ये मेंटेन किया है इस बात को कि यार हम जो है क्लस्टर बम के खिलाफ है, हमने हस्ताक्षर नहीं किए लेकिन हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात अमेरिका ने कही है कि हाँ ठीक है, हम सिद्धांततः हम भी क्लस्टर बम के खिलाफ हैं, हालांकि हम किसी संधि इत्यादि पे दस्तखत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अब ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब जाके क्लस्टर बम प्रदान कर दिए हैं। भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि आप सिद्धांततः खिलाफ हो, आप ये मानते हो कि ये बम जो हैं ये गलत तरीके के बम हैं, ये युद्ध में अनैतिक तरीके के बम हैं, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप खुद यूक्रेन को, जो आपका सहयोगी है, इस प्रकार के बम प्रदान कर रहे हो। यार देखो, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है ना, वो एक ऐसी जगह पर फंस गया है कि उसमें से अब कोई भी ना तो आगे बढ़ पा रहा है और ना निकल पा रहा है। रूस का आपको मैं बता चुका, पुतिन साहब के बारे में 2-3 दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई वो भी अब इसमें फंस गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको खत्म कैसे करें, और खत्म नहीं करना है तो निकलें कैसे, क्योंकि हार के कोई निकल नहीं सकता इसमें से, अब जीतना संभव हो नहीं पा रहा है। तो सारी की सारी पार्टियां जो हैं वो इसमें फंस गई हैं। लगभग यही परिस्थिति अमेरिका के सामने भी हो गई है। तो अमेरिका को क्या लगा था कि ठीक है, यूक्रेन बहुत कमजोर देश है, माफ कीजिएगा, रूस जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन अमेरिका निश्चित तौर पे ये मानता था कि रूस की तुलना में हम तो काफी मजबूत हैं। और अमेरिका को यह भी लगता था कि यार एक बार अगर यूक्रेन मजबूती से जवाब देगा, एक बार यूक्रेन जो है वो काउंटर अटैक करेगा, हमला करेगा वापस रूस पर, तो रूस जो है जल्दी से पीछे हट जाएगा। अमेरिका की भी अपेक्षा क्या थी कि यार ये युद्ध जो है ये जल्दी से समाप्त होगा, कि उसकी सहायता से यूक्रेन आगे बढ़ेगा और रूस जो है वो दबाव में पीछे हट जाएगा। ऐसा अमेरिका मानकर चल रहा था कि हम तमाम तरह के हथियार देंगे, सब कुछ करेंगे, रूस कितने दिन टिकेगा यार, पीछे हट जाएगा कुछ दिनों बाद। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि यार लंबा युद्ध कोई नहीं चाहता, अमेरिका को लगता था कि रूस भी नहीं चाहेगा, रूस पीछे हट जाएगा। लेकिन रूस ने भी इस मामले में एक अड़ियल रवैया अपनाया है और रूस ने बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया है। इनफैक्ट रूस ने क्या किया, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन की तुलना में तो काफी ज्यादा विकसित है, ठीक है, अमेरिका से कम विकसित है, बात सही है, लेकिन यूक्रेन की तुलना में तो कोई तुलना ही नहीं है ना, यूक्रेन और रूस की तो कोई तुलना ही नहीं है। तो रूस ने भी, रूस के अंदर जो उद्योग धंधे हैं उन सब में और व्यापक पैमाने पे हथियार उत्पन्न करने शुरू कर दिए हैं, और ये हथियार उत्पन्न करके इन्होंने सीधा सीधा रूस को देने शुरू कर दिए हैं। तो रूस ने अपने हथियारों को और बढ़ाया है, रूस ने अपनी जो रक्षात्मक दीवार बनाई है सैनिकों से कि भाई यहां तक तो हम घुस चुके हैं, उस दीवार को और मजबूत किया है और पीछे हटने का नाम अब रूस नहीं ले रहा है। तो अब क्या है, यूक्रेन पूरी तरह से पश्चिम पर निर्भर है। भाई रूस के अपने खुद के हथियार हैं कि वो जब चाहे जितने चाहे हथियार बना रहा है और उनका प्रयोग कर रहा है, जबकि यूक्रेन के पास अपना स्वयं का कुछ भी नहीं है। यूक्रेन क्या कर रहा है, अपने हथियारों अस्त्र शस्त्रों के लिए पूरी तरह से पश्चिम पर निर्भर है।
तो अब अमेरिका भी जो है वो इस युद्ध में फंसा हुआ महसूस कर रहा है कि यार हमको जो है किसी तरह से इस युद्ध को समाप्त करना है। ठीक है, तो अब इस युद्ध को समाप्त करने का और कोई तरीका उनको समझ में नहीं आ रहा। तो उनको लग रहा है कि यार अगर अब रूस क्लस्टर बम प्रयोग कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। बाइडेन साहब ने एक ये बयान में कहा भी है कि बड़े दुख के साथ हमने निर्णय लिया है कि हम इनकी सप्लाई जो है वो प्रदान करेंगे। अब तक 42 बार अमेरिका जो है यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज चुका है, अब उसे क्लस्टर बम भी भेजेगा। लेकिन देखिए, युद्ध का परिणाम जैसा भी हो, जो भी हो, आखिरकार यह बात समझ में आई कि यार रूस के वॉर क्राइम की तो हर कोई बात करता है कि रूस ने वहां पे इतने लोगों को मारा है, सिविलियंस को मारा है, नागरिक अत्याचार किए हैं, इस प्रकार की चीजें की है। अब निश्चित तौर पे अमेरिका भी उसी राह पे चल पड़ा है। तो जो पश्चिमी देशों का जो हम कहते हैं एक मोरल हाई ग्राउंड था, एक जो वो हमेशा एक नैतिक तर्क देते थे कि भाई हम तो एक देश की रक्षा करने आए हैं, हम युद्ध को शराफत के साथ लड़ते हैं, इस प्रकार का जो एक नैतिक तर्क था, निश्चित तौर पे अब अमेरिका उस मोरल हाई ग्राउंड को त्यागने के लिए तैयार है ताकि इस युद्ध में वो आगे बढ़ पाए, इस युद्ध में वो प्रगति कर पाए। ठीक है, तो क्लस्टर बम अब जाएंगे और जानमाल की हानि होने वाली है यूक्रेन में। देखिए किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है, जैसे जैसे होगा आपको हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले संपादकीयों की ओर चलते हैं। यार आज लग रहा है अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स पर ही बात करनी है हमको। तो अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स का एक दूसरा जो एक आर्टिकल है वो आया है आज WTO के बारे में। यार WTO आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, मैं अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा चुका हूं। हमारे जो इकोनॉमिक्स के पेड कोर्सेज होते हैं उनमें भी मैंने कई बार पढ़ाया है ये, वरना यूट्यूब पर भी कई क्लासों में चर्चा की है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाऊंगा, अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने यूट्यूब वाली क्लास पे, लेकिन तब भी WTO बेसिकली एक नटशेल में अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो WTO ये चाहता है कि पूरा विश्व जो है वह व्यापार के मामले में एक जैसा रहे, कि भाई विश्व जो है व्यापार के मामले में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में वसुधैव कुटुंबकम चाहता है कि भाई आप भले ही भारत में उत्पाद बनाएं, वो आप जो है भारत का बना उत्पाद या अमेरिका का बना उत्पाद या श्रीलंका का बना उत्पाद या चीन का बना उत्पाद, इसमें आप कोई फर्क ना करें और कोई भी देश कोई फर्क ना करे। यानी कि आप चीजें कहीं भी बनाएं, कहीं भी बेचें, बाजार एक जैसा होना चाहिए। यह WTO का सपना है, WTO का एक यूटोपिया है, यह उनका ख्वाब है। इस दिशा में WTO काम करता है कि भाई व्यापार को रोकने वाली, विश्व में व्यापार को में अड़चन उत्पन्न करने वाली जो भी सरकारी नीतियां होती हैं उन सब के खिलाफ वो कार्रवाई करता है, उन सब के खिलाफ वो लॉबिंग करता है ताकि ये सारी चीजें रुकें और व्यापार जो है वो सुगम से सुगमतर होता जाए। इसका प्रयास WTO करता है। ठीक है, अब WTO में क्या है, देखो इस प्रकार की संस्था है जो चाहती है कि व्यापार सुगम हो, तो निश्चित तौर पे विवाद होंगे कि भाई हर देश चाहता है कि हमारे बनाए हुए उत्पाद जो हैं वो ज्यादा बिके और दूसरे देशों के उत्पाद जो हैं वो कम बिके। देश जो है कई बार अपने देश के उत्पादकों को, अपने देश के उद्योगपतियों को सहायता देने के लिए कुछ नीतियां बनाते हैं जो नीतियां सही नहीं होती। जैसे कोई देश मान लीजिए अपने देश के उत्पादकों को अतिरिक्त सब्सिडी देने लगता है कि भाई मान लीजिए ये पेन बनता है, ये पेन बनाने की कीमत 100 रुपए है, लागत 100 रुपए है, लेकिन भारत सरकार इस पर 50 रुपए की सब्सिडी देने लगे, तो भाई भारतीय उत्पादक के लिए तो पेन 50 रुपए का ही बन रहा है ना, तो वो 60 रुपए का बेच सकता है। लेकिन दुनिया के बाकी देश जहां पर ऐसी सब्सिडी नहीं मिलती वो तो 60 रुपए का नहीं बेच सकते, है ना। तो फिर आपने क्या किया, विश्व का जो व्यापार है उसमें असंतुलन पैदा कर दिया। तो ये इस प्रकार की चीजें सरकारें अक्सर करती हैं और इन सबके लिए क्या हुआ है, WTO में एक विवाद निराकरण व्यवस्था बनाई गई है कि भाई इस प्रकार के विवाद होते रहते हैं हमेशा देशों में और उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए, उन विवादों के निपटारे के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि विवाद होगा तो वह ऐसे आएगा और इसको सुना जाएगा, उस पर निर्णय दिए जाएंगे। तो एक न्यायिक प्रक्रिया जैसी यहां पर बनाई गई है। तो यह आर्टिकल क्या कहता है कि यार WTO वास्तविकता में उसकी शक्ति जो थी वो उसकी विवाद निराकरण प्रक्रिया में थी। यार देखो बाकी तो वो कह ही सकता है ना कि यार तुम जो है ऐसा मत करो वैसा मत करो, सरकार ने नहीं माना और कर दिया तो फिर क्या होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। WTO जो है उसकी एक न्यायिक व्यवस्था है, तो WTO की जो शक्ति थी वो उसकी न्यायिक व्यवस्था में थी। लेकिन अब क्या हो गया है, 2019 से पिछले 4 सालों से इसकी न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ऐसा हो क्यों रहा है आपको जान के हैरानी होगी। WTO का जो सबसे बड़ा समर्थक होता था एक जमाने में वो अमेरिका होता था,
इनफैक्ट WTO में जो दुनिया भर की अपीलें होती थी कि भाई ये देश गलत प्रैक्टिस कर रहा है, वो देश गलत प्रैक्टिस कर रहा है, इनमें से ज्यादातर अपीलें, सबसे ज्यादा अपीलें अमेरिका ही करता था। तो WTO की न्यायिक प्रक्रिया का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला देश कौन था? अमेरिका था। और अब WTO की न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह से बाधित करने वाला देश कौन है? वो भी अमेरिका है। तो अमेरिका ने क्या कर दिया है? अपीलीय व्यवस्था में वो नियुक्तियां ही नहीं होने दे रहा है। तो अपीलीय व्यवस्था में क्या होता है? अगर 3 से कम जज होंगे तो फिर यह माना जाएगा, वैसे 7 जज होते हैं इसमें, पर अगर 3 से कम जज हैं तो यह माना जाएगा कि कोरम नहीं है, और अगर कोरम नहीं है तो फिर वो उसको सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। WTO के निर्णय जो होते हैं नियुक्तियों इत्यादि के, वो आमतौर पे सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, उनमें वोटिंग नहीं होती। सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं कि भाई आप जो है सोचिए, आप ताकि ये ऐसा बने कि दुनिया में एक विश्वास का माहौल बने, कि दुनिया जो है वो आपस में एक दूसरे पर विश्वास करती है। पिछले 4 सालों से अमेरिका ने इन नियुक्तियों को अपना अप्रूवल ही नहीं दिया है। इन नियुक्तियों को निरंतर अमेरिका वीटो करता आ रहा है, और इस वीटो के कारण अब क्या हो गया है कि ये जो आपका विवाद निराकरण व्यवस्था है, इसमें कोरम ही नहीं है। कोई पूछेगा कोरम क्या होता है? कोरम ये होता है बेटा कि एक न्यूनतम संख्या, जैसे मान लीजिए, कोरम में कैसे बताऊं आपको, जैसे भारतीय संसद में कोरम है 10% लोग, कि भाई कोरम का मतलब क्या है कि अगर इससे कम लोग आए तो फिर हम मानेंगे कि यह बैठक वैध नहीं है। जैसे भारत की संसद में मान लीजिए किसी भी बिल पर बहस हो रही है, तो भारत की संसद में 10% का कोरम माना जाता है। 10% के कोरम का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए संसद में 500 सांसद हैं, तो उनमें से अगर 50 आ गए तो यह माना जाएगा कि यह बैठक वैध है। फिर वहां पे कोई चीज, कोई बिल अगर पास हो गया तो हो गया, है ना। मान लीजिए वहां पे किसी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा और वो पास हो गया, तो पास माना जाएगा वो। अगर मान लीजिए वहां पर जो है किसी ने कोई कानून प्रस्तुत किया, टेबल किया, चर्चा किया, वो पास हो गया, तो वो पास माना जाएगा, अगर 50 लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर 49 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो यह माना जाएगा कि यह बैठक अब नहीं हो सकती। एक निश्चित जो न्यूनतम सदस्य संख्या है उससे कम है, इसको हम कोरम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे 3 जजों का कोरम माना जाता है। 3 जज भी नहीं रह गए हैं, और अमेरिका अन्य किसी की नियुक्ति होने ही नहीं दे रहा है। यानी कि एक तरह से अमेरिका ने क्या कर दिया है, इस विवाद निराकरण व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया है, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब जो कोरम ही नहीं है, इसकी बैठक ही नहीं हो सकती, तो होगा क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, तो वही चल रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से बाधित है, और अमेरिका को इससे बड़ी सारी शिकायतें हैं। अमेरिका ये कहता है कि यार ये जो आपकी विवाद निराकरण की जो अपीलीय व्यवस्था है, ये कर क्या रही है? ये अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अमेरिका का ये कहना है कि इसको WTO के संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, उसके आगे जाकर यह निर्णय ले रही है, यह अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, और जब तक यह मामला नहीं सुलझता हम इसको नहीं बनने देंगे। तो अमेरिका का यह कहना है कि जैसे क्या कर रहे हैं, ये ऐसा बना रहे हैं कि अपने निर्णय जो हैं उनको आगे के लिए मानक के तौर पे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है, तो हम कहते हैं कि नहीं कि भाई राज्यपाल ने मान लीजिए कुछ गलत किया, किसी सरकार को बोला बताओ कि बहुमत है कि नहीं है, तो हम कहते हैं कि नहीं कहते कि SR बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। या फिर नाबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, या फिर केदारनाथ सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। हम ऐसा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो होते हैं भारत में, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो आगे के लिए मानक बन जाते हैं, वो लॉ माने जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया तो वो आगे के लिए कानून जैसा है ना। ये इनको कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं इनको हम, कि भाई इनके जो निर्णय हैं उनको आप प्रयोग कर सकते हो आगे निर्णय लेने में भी, ठीक है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि WTO भी अपना निर्णय ऐसे ही देने लगा है कि हमने इस मामले में निर्णय दिया, अब ऐसे सारे के सारे मामलों में यही निर्णय रहेगा। जबकि WTO के संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इसके दिए गए निर्णय जो हैं वो मानक निर्णय होंगे। हर मामले में अलग निर्णय देने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए इसके संविधान के हिसाब से, ऐसा अमेरिका कहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सोचने वाली बात क्या, तो अमेरिका कहता है कि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन वास्तविकता यार ये है, आप एक बात बताओ यार, किसी भी नियम का इंटरप्रिटेशन जो है कायदे में तो वो एक जैसा ही रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ठीक है, आप भले ही ये कह दो, जैसे मान लीजिए, चलिए भारत में भी अगर ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जो है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो हैं वो आगे के लिए कानूनों की तरह प्रयोग ना भी हो,
तो भी यार कोई भी कोर्ट एक बार सोचेगी तो जरूर ना कि यार अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले ऐसा कहा था, 50 साल पहले ऐसा कहा था, तो इसको आप एक बार कंसिडर तो करोगे कि भाई संविधान की व्याख्या जिस तरह से की गई थी वैसी ही व्याख्या करते रहनी चाहिए। व्याख्या को तो आप परिवर्तित नहीं कर सकते ना बार बार, वो फिर गलत हो जाएगा। तो ये सततता के लिए पुराने निर्णयों की सहायता लेना ये तो सामान्य आचरण है कि नहीं भाई? राज्यपाल के क्या कर्तव्य होते हैं किसी राज्य सरकार को लेकर या बहुमत को लेकर? इसको लेकर जो एसआर बोम्बई केस में निर्णय हुआ बहुत पुराना हो गया, ये बात सही है, लेकिन तब भी जो इंटरप्रिटेशन तब था आप कम से कम उसकी सहायता तो लोगे। हाँ, हो सकता है आप उसमें कोई नई चीजें ऐड कर दो, आप हो सकता है उसे परिवर्तित भी कर दो, लेकिन उस निर्णय की सहायता लेना तो कॉमन बिहेवियर है। और दुनिया के बाकी अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो हैं वो सारे ऐसा करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र के कानून बनाते हैं वो सारे के सारे ऐसा ही करते हैं। तो इसके पीछे वास्तविक कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि यार देखो, जब तक इस WTO के नियमों से अमेरिका को फायदा था, अमेरिका क्या ढूंढ रहा है? अमेरिका ढूंढ रहा था फायदा। जब तक अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि ये देखो ये विकासशील देश जैसे हैं भारत वगैरह, ये इसका उल्लंघन करेंगे, तब तो वो जाता था बार बार WTO के पास कि देखो भारत को रोको, भारत देखो अपने लोगों को सब्सिडी दे रहा है, अपने लोगों को ये दे रहा है, इसको रोको। तब तक तो वो प्रयोग करता था। अब क्या हो गया है? WTO में या फिर विश्व व्यापार में अमेरिका के सामने चीन आके खड़ा हो गया है और विश्व व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उस पर चीन ने कर लिया है कब्जा। तो अब अमेरिका क्या चाहता है कि यार अब हमें कानूनों का पालन नहीं करना, क्योंकि अब आप कानूनों के हिसाब से देखोगे तो चीन यार है आगे है आपसे, आप क्या कर सकते हो। तो अमेरिका क्या चाहता है कि हम जैसे चाहें व्यापार करें, हमें उस पर किसी भी तरह का कानूनी नियंत्रण चाहिए ही नहीं। तो आप ये आर्टिकल ये कहता है कि अमेरिका नहीं होने देगा। अगर आपको लगता है कि आप अमेरिका से नेगोशिएट करके, बातचीत करके, समझबूझ करके आप ये होने दोगे, तो अमेरिका नहीं होने देगा। और अमेरिका जो है बहुत ही स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह के कानूनी नियंत्रण को अब नहीं आने देंगे अपने व्यापार के ऊपर। अब हमें जैसे व्यापार करना है हम वैसे करेंगे। यह अमेरिका का इसमें मंशा स्पष्ट है। और इसमें एक वो लाइन बताते हैं कि भाई कैपिटलिज्म की आप जब बात करते हैं, पूंजीवाद की, आपको भी याद होगा मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था ये, जब भी हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि बाजार का अदृश्य हाथ, द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। ये सुना है आपने, मैंने कई बार इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है आप लोगों को कि भाई बाजार में कौन संचालित करता है, एक आदर्श पूंजीवाद में कौन संचालित करता है चीजों को? उत्तर है बाजार। कि भाई बाजार तय करता है कि क्या निर्णय होगा, क्या व्यापार होगा, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, कौन सी वस्तु का दाम क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ये बाजार निर्धारित करता है। तो बाजार का अदृश्य हाथ है। तो इसमें क्या है, लेकिन यहां पे एक सोचने वाली बात यह है कि बाजार का अदृश्य हाथ जो है वो तो चलाता ही है अर्थव्यवस्था को, लेकिन उसको चलाने के लिए कानून का एक दिखने वाला हाथ भी आवश्यक है। वरना क्या होगा? शक्तिशाली ही सब कुछ ले जाएगा और जो अशक्त है, जिसके पास क्षमता कम है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पे बाजार का अदृश्य हाथ कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में अर्थव्यवस्थाओं को चलाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ के साथ उसे कानून के एक दिखाई पड़ने वाले हाथ की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यह इस आर्टिकल का सार था, यह इस आर्टिकल का एक मर्म था। तो देखते हैं WTO का जो विवाद चल रहा है इसका निराकरण किस प्रकार से होता है, या हो पाता भी है कि नहीं, ये आगे जैसे जैसे हमको पता चलेगा हम आपको बताएंगे। हालांकि पूरा उत्तर भारत अभी बरसात से जूझ रहा है, ऐसा मैंने देखा कि भाई कल मैंने कल से आज तक पर पिछले 2 दिनों से इनफैक्ट बड़े हृदय विदारक फोटोज वीडियोस देखे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की बाढ़ आ गई है और शहर डूबने लगे हैं, दिल्ली में और उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बारिश हुई है और शहरों में, सड़कों में, गलियों में पानी भर गया है, तो अब हमें शायद गर्मी का इंपैक्ट उतना नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें तो आज सोमवार है, पिछला सोमवार जो गया था, पिछला सोमवार जो है वो वैश्विक औसत के तौर पे दुनिया में आज तक का, दुनिया का जितना इतिहास है, जितने इतिहास को हमने दर्ज किया है, भाई उसके पहले का इतिहास रहा होगा तो हमको पता नहीं है, जो भी रिटन हिस्ट्री है, जिसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें पिछला सोमवार जो था वो वैश्विक औसत के तौर पे सबसे गर्म दिन था। यानी कि वैश्विक औसत मतलब दुनिया में हर जगह के टेम्परेचर का अगर आप औसत ले लो, अगर आप पूरी पृथ्वी को एक रूप मान लो, तो उस पृथ्वी का तापमान कितना रहा होगा,
तो ये पहली बार 17 डिग्री सेल्सियस क्रॉस किया। देखिए आप कहेंगे 17 डिग्री तो ज्यादा नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर बहुत बड़े हिस्से में तो बर्फ जमी हुई है ना भाई, तो यहां तो नकारात्मक टेम्परेचर रहता है, नेगेटिव रहता है, कुछ जगहों पे गर्मी है। तो आप क्या करोगे, अगर पूरी पृथ्वी का तापमान एक जैसा होता तो वो कितना होता। ये पहली बार पिछले सोमवार को 17 डिग्री सेल्सियस क्रॉस किया, तो एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। अब ये विश्व रिकॉर्ड कितने दिन चला, एक दिन। ये विश्व रिकॉर्ड जो इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दिन था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चला एक दिन, क्योंकि सोमवार को सबसे गर्म दिन था, मंगलवार को वो रिकॉर्ड टूट गया, मंगलवार उससे भी गर्म था। और ये रिकॉर्ड कितने दिन चला, ये रिकॉर्ड चला 2 दिन, क्योंकि जो गुरुवार आया वो उससे भी गर्म आया। तो पिछले सप्ताह में 3 दिन ऐसे गए आपके, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, जिसने पिछले कई 100 वर्षों की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो दर्ज इतिहास हमारे पास है गर्मी के मामले में, उसको पीछे छोड़ दिया। समझ में आ रहा है आपको कि भाई गर्मी के मामले में जो हमने पिछले कई 100 वर्षों के सबसे गर्म दिन, और वो रोजाना निरंतर बढ़ते ही चले गए, ये हमको देखने को मिला। तो निश्चित तौर पे 2023 अगर सबसे गर्म वर्ष नहीं हुआ अब तक का औसतन, तो कम से कम कुछ सबसे गर्म वर्षों में तो होगा, ये बात तय है, इसमें कोई शक है नहीं कि भाई सबसे गर्म वर्षों में से 2023 एक होने जा रहा है। भारत में अगर हम देखें तो हीट वेव में भारी बढ़ोतरी हुई है। हीट वेव हमको पता है, हम इसे लू बुलाते हैं, जब गर्म हवाएं चलती हैं और सामान्य से कहीं ज्यादा तापमान हमको देखने को मिलता है। अब देखिए हीट वेव भी जो है, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि कुछ वर्ष पहले जिस तरह की हीट वेव होती थी, हीट वेव की प्रवृत्ति भी अब उससे बदल गई है। हीट वेव की इंटेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि वो कितनी ज्यादा होती है और कितने ज्यादा जगहों पर होती है, कि जैसे जिन शहरों में, जिन महानगरों में हीट वेव पहले नहीं होती थी, अब आपको वहां पर भी हीट वेव देखने को मिलती है। जैसे 2015 में आप देखेंगे 9 राज्यों में हीट वेव की समस्या देखने को मिलती थी, अब भारत के 23 राज्यों में आपको हीट वेव देखने को मिलती है। 2015 में हीट वेव करीब 7 दिन के लिए थी, अब वो औसतन 33 दिनों के लिए वर्ष में हीट वेव आपको देखने को मिलती है। अब हीट वेव क्या होती है, जब इतनी गर्मी होती है तो निश्चित तौर पे आपका पूरा पर्यावरण जो है, आपका पूरा जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम जो आपके होता है पर्यावरण का, वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। ज्यादा गर्मी होती है, मानसून वाले बादल जल्दी आते हैं, ज्यादा वर्षा होती है, अप्रत्याशित वर्षा होती है। अब आप कहेंगे कि यार दिल्ली में इतनी बारिश क्यों हो रही है अचानक से, कभी नहीं होती। उत्तर भारत में इतनी बारिश अचानक से क्यों हो गई, ये सब हीट वेव के कारण, हीट वेव भी इसका एक कारण है कि भाई अप्रत्याशित गर्मी भी थी, अब अप्रत्याशित वर्षा भी शुरू हो गई। इस समय दिल्ली में मुंबई से ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि कितनी हैरानी की बात है, मुंबई एक तटीय शहर है। मुंबई में अभी मैं बाहर देख रहा हूं तो यहां धूप निकली हुई है, जबकि दिल्ली में इस समय वर्षा हो रही है। ऐसा मानसून में कभी नहीं होता, लेकिन ऐसा इस बार हो रहा है। ठीक है, तो अधिक और अप्रत्याशित वर्षा होती है, जंगलों में आग लग जाती है। वनों में आग एक बहुत कॉमन चीज है जो हमको अक्सर देखने को मिलता है कि भाई जंगलों में आग लगती रहती है। बाढ़ आदि, भाई अब बरसात ज्यादा होगी, आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो निश्चित तौर पे बाढ़ भी आएगी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या है कि हमारा शासन प्रशासन जो है वो अभी भी हीट वेव को लेकर किसी प्रकार की योजना नहीं बनाता। हीट वेव को लेकर अभी भी आप देखेंगे कि हमारे यहां राज्यों में, जिलों में कोई योजना नहीं बनती कि हीट वेव, और जबकि हीट वेव से बेहद ज्यादा मौतें होती हैं। मुंबई में 11 मौतें हुई थी। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा, मेरे ख्याल से बलिया की घटना थी जहां 60-70 लोग मारे गए थे हीट वेव से अचानक से, एक दो दिन में, कुछ दिनों के अंतराल में। तो इस प्रकार की चीजें जो हो रही हैं, हीट वेव चल रही है, लेकिन अभी भी हमारे अधिकांश जिलों में कोई हीट वेव योजना नहीं है कि भाई हीट वेव बनेगी, आएगी तो आवानी तो है, तो उसके लिए आप क्या कार्यक्रम कर रहे हो, इसके लिए आपने क्या कारगर सुधार किए हैं। जैसे ठंड के लिए फिर भी रैन बसेरा बनाया जाता है, अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है प्रशासन की ओर से। हीट वेव के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपको अभी तक देखने को नहीं मिलती। तो हीट वेव की जो तैयारी है वो हमारे यहां इतनी कम है कि वो वास्तविकता में बहुत जानलेवा जैसी होती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभर रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं राहुल गांधी पर। तो यार राजनीति की बात हम आम तौर पे नहीं करते, लेकिन कानूनी बात जो होती है वो करनी होती है कि भाई कानून क्या कहता है।
तो हम सभी को पता है कि अब से कुछ समय पहले राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, सांसद थे, पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने 2019 का जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव, तो कहीं एक रैली में इन्होंने मोदी सरनेम जो है इसको लेकर एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी निश्चित तौर पे ज्यादा शोभनीय नहीं थी, राजनेताओं को इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि देश के सभी चोर जो होते हैं उनका नाम मोदी क्यों होता है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। उनका इशारा शायद ललित मोदी, नीरव मोदी इत्यादि की तरफ था, और निश्चित तौर पे इसका एक उद्देश्य यह भी था कि वो प्रधानमंत्री मोदी को भी इनके साथ ही खड़ा कर पाए, यह उनका उद्देश्य था। कोई बहुत शोभनीय, बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं थी, शोभा नहीं देती ऐसी बातचीत। लेकिन क्या यह अपराध है? यह टिप्पणी अशोभनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा जो घोर कांग्रेस समर्थक हो उसको छोड़कर कि यार ये टिप्पणी बहुत अच्छी है। टिप्पणी अशोभनीय है, इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए, किसी के नाम पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या यह टिप्पणी एक अपराध है? सवाल यह है। राजनीति में आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आप तमाम तरह की बातें करते हैं, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कई बार चुनाव प्रचार की हीट में, जिसको हम कहते हैं आवेश में, आप बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आप एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हैं, और इसका उद्देश्य यही होता है कि आपको चुनाव में लाभ मिले, और कोई उद्देश्य नहीं होता। आपको यह नहीं चाहते कि भाई ये व्यक्ति जो है इसके खिलाफ आप कुछ गलत प्रकार का काम करना चाहते हो, उद्देश्य केवल चुनावी लाभ होता है। तो अब क्या हो, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चुनावी प्रक्रिया में या तो कोई आपराधिक किया जा रहा हो तो अलग बात है कि कोई यही बोल दे कि भाई वो आतंकवादी है, वो इससे मिला है, ये है, जो कि किया जाता है, ठीक है एक। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है तो इस प्रकार की टिप्पणी जो है, इनको हमेशा कि एक चुनाव के दौरान कही गई बात है, इसका कोई ज्यादा मर्म है नहीं, ज्यादा कोई इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, इसको इतना ही समझ के छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, राहुल गांधी के खिलाफ एक अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया कि उन्होंने ये मोदी शब्द पर जो टिप्पणी की, ये जो देश में जितने भी लोग मोदी नाम प्रयोग करते हैं, मोदी जिनका भी सरनेम है, उन्होंने इससे अपमानित महसूस किया और उन सब लोगों की अवमानना हुई है। सूरत में मुकदमा दर्ज किया गया। सूरत की एक स्थानीय कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की जेल की सजा सुना दी। अब यह अपने आप में बड़ा यूनिक फैसला था, क्योंकि निश्चित तौर पे जो न्यायाधीश थे उनको या तो कानून की समझ नहीं थी, या फिर वो जानबूझ के ऐसा निर्णय देने के लिए ही बैठे थे। क्योंकि क्या होता है, देखिए अवमानना, एक तो इस बात को समझिए, अवमानना एक सांकेतिक अपराध है। अवमानना जो है वो एक सांकेतिक अपराध है। अवमानना ये नहीं है कि मैंने आपकी हत्या कर दी, या आपके घर पे चोरी कर ली, या आपके साथ कोई हिंसा कर दी। अवमानना ऐसा नहीं है। अवमानना का मतलब यह है कि मैंने ऐसा कुछ कहा जिससे आपका सम्मान कम हुआ, ठीक है। तो अवमानना में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लीगल एक जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो क्या है कि पीड़ित पार्टी जो है, किसको वास्तव में किसकी अवमानना हुई है, पीड़ित कौन है, यह बहुत स्पष्ट तौर पे डिफाइंड होना चाहिए, यह स्पष्ट तौर पे परिभाषित होना चाहिए कि किसकी अवमानना हुई। अब यहां पर क्या हुआ, एक जनरल कमेंट किया गया एक सरनेम को लेके। तो यह सरनेम देश में 13 करोड़ लोग यूज करते हैं। क्या वो 13 के 13 करोड़ लोग अवमानित हो गए? ऐसे कितने पिटीशन आए कोर्ट्स के पास, कितने लोगों ने कहा कि भाई हमारी अवमानना हुई है? एक व्यक्ति ने। तो वो 13 करोड़ लोगों के बिहाफ पे बोल पा रहा है। यह अधिकार किसने दिया? किसी ने भी नहीं दिया। निश्चित तौर पे एक सरनेम का प्रयोग करने वाले लोग वो एक पीड़ित क्लास नहीं बनते। तो क्योंकि पीड़ित ही कोई नहीं है, इसलिए यह मामला जो है ये मामला तुरंत रद्द करने वाला मामला था। अगर आप चलिए कोई संदेश भी देना चाहते थे, न्यायालय कई बार संदेश देना चाहता है कि भाई राजनेताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए, तो आमतौर पे ऐसे मामलों पे 500 रुपए का फाइन, 1000 रुपए का फाइन, 1 दिन की जेल, इस प्रकार का सांकेतिक दंड दिया जाता है। कि इसमें दंड जो दिया जाता है वो सांकेतिक दंड होता है कि एक सांकेतिक दंड दिया जाएगा ताकि एक अच्छा उदाहरण बने कि भाई हमने 500 रुपए का जुर्माना कर दिया है, या फिर हमने 1 दिन की जेल की सजा सुना दी है, 4 घंटे की जेल दे दी है कि भाई सुबह से शाम तक ये व्यक्ति जेल में रहेगा। इस प्रकार का सांकेतिक दंड दिया जाता है। यहां पर क्या किया, सूरत के उस कोर्ट ने जो कांग्रेस के नेता थे राहुल गांधी, उनको 2 वर्ष की कैद की सजा सुना दी। और 2 वर्ष जो है वो अवमानना के मामलों में सर्वाधिक है। भारतीय दंड संहिता जो है वो हर अपराध के लिए एक रेंज देता है कि आप अधिकतम इतनी सजा दे सकते हो। तो 2 साल की जो सजा है उससे ज्यादा सजा आप अवमानना में नहीं दे सकते।
यह सर्वाधिक है। यानी कि एक तरह से कोर्ट ने यह माना कि यह बात जो मोदी सरनेम को लेके जो राहुल गांधी ने कही, यह इतनी ज्यादा अपमानजनक थी, इतनी ज्यादा अवमानना वाली बात थी कि यह इतना बड़ा अपराध है कि इसको अधिकतम दंड दिया जाना चाहिए, यह उन्होंने माना। अब आप एक बार इसकी एब्सर्डिटी सोचिए कि यार क्या यह वास्तव में अपराध है? क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि इसके लिए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए? और एक 2 वर्ष के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत में 2 वर्ष या उससे अधिक की जैसे ही किसी को सजा मिलती है तो वो संसद की सदस्यता के अयोग्य हो जाता है। यह भारत में कानून है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत अगर किसी को भी 2 साल या ज्यादा की सजा मिलती है तो वो संसद के अयोग्य हो जाता है। तो राहुल गांधी को जैसे ही सजा मिली तुरंत उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, वो सांसद नहीं रह गए। अब इसके विरुद्ध पहले वो एक जिला सत्र न्यायालय में गए, उसने उनकी अपील को खारिज कर दिया। अभी वो गुजरात हाई कोर्ट में गए इसके खिलाफ। तो अच्छा, इनको बेल मिली हुई है, जमानत मिली हुई है, लेकिन संसद की सदस्यता को बचाने के लिए, और केवल सदस्यता रद्द नहीं होती है, आप अगले 6 इस सजा के बाद आप 6 वर्ष और नहीं लड़ सकते चुनाव, यानी कि 8 साल तक अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसके खिलाफ वो गुजरात हाईकोर्ट गए। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इनको दोषी ठहराने के निर्णय को रद्द करने से इनकार कर दिया। तो यह एक बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो भारत में हायर जुडिशरी माना जाता है, उच्च न्यायालय माने जाते हैं, बड़े न्यायालय माने जाते हैं। तो यह माना जाता है कि यह संवैधानिक तौर पर निर्णय देंगे। स्थानीय कोर्ट जो होते हैं आमतौर पर, जो निचले न्यायालय होते हैं, वो काफी हद तक यह माना जाता है कि भाई जो स्थानीय राजनीति है उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। तो गुजरात हाईकोर्ट ने अभी अपने निर्णय में राहुल गांधी को किसी भी प्रकार से उनके कन्विक्शन को, उनको दोषपूर्ण ठहराने के निर्णय को रद्द करने से इनकार कर दिया। अब देखिए, मैंने आपको यह बता ही दिया कि इसमें कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है, एक नाम के सभी लोग पीड़ित हो, यह बहुत अजीब तर्क है। और अधिकतम संभव दंड जो है वो उनको दिया गया, जिसको देने का कोई खास औचित्य था नहीं। ठीक है, संसद सदस्यता रद्द करने के लिए 2 वर्ष जो है वही काफी होता है। और अच्छा, हाईकोर्ट ने क्या कहा कि भाई हमने अधिक दंड इसलिए दिया है, या फिर अधिक दंड के लिए हम सहमत इसलिए हैं क्योंकि आप एक राजनेता हैं और राजनेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आचरण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि राजनेताओं को अधिक जिम्मेदारी के साथ आचरण करना चाहिए, यह सही बात है। लेकिन बात फिर से वही है कि ये जो एक लीगल इन्फर्मिटी है, जो कानूनी कमी है इस पूरे मामले में, कि कोई पीड़ित ही नहीं है। इसमें पीड़ित कौन है? उस पीड़ित को क्या नुकसान हुआ? अगर आप इसको आपराधिक मामले की तरह इसमें दंड सुना रहे हो तो कौन पीड़ित है, उसे क्या नुकसान हुआ एग्जैक्टली, ये तो आप परिभाषित कर ही नहीं पा रहे हो। और अगर आप ये परिभाषित ही नहीं कर पा रहे हो तो निश्चित तौर पे ये पूरा निर्णय ही गलत है। तो गुजरात हाईकोर्ट का ये बात बिल्कुल सही है कि सांसद होने के कारण आप ज्यादा कठोर दंड दीजिए, लेकिन अपराध स्थापित भी तो हो। और आप इस अपराध को कंपेयर कर रहे हो किसी अन्य अपराध से। भाई जैसे मान लो किसी ने चोरी करी या भ्रष्टाचार किया या हत्या करी या लूटमार की, उस प्रकार के अपराधों से क्या आप इस अपराध की तुलना कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि कानून का लक्ष्य जो है वो राजनीति की पवित्रता है। यह अपने आप में एक बड़ी आपत्तिजनक बात है कि यार कोर्ट ने कहा कि हमारा कानून का लक्ष्य जो है वो राजनीति की पवित्रता को बनाए रखना है। पहली चीज, कोर्ट का ऐसा, न्यायालय का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है। न्यायालय इस दिशा में काम कर सकता है पर यह उनका कर्तव्य नहीं है। दूसरी बात कि यार एक अपमानजनक टिप्पणी जिसको हम कह सकते हैं, क्या उससे जो आप भारतीय राजनीति की पवित्रता इस हद तक प्रभावित हो गई कि भाई आप जो है उस व्यक्ति को अब सांसद ही नहीं रहने दोगे? तो ये एक निश्चित तौर पे एक राजनीति से प्रेरित इसको निर्णय कहा जा सकता है, कहा जा रहा है। निश्चित तौर पे इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मेरे को तो कम से कम कोई डाउट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इससे उनको रिलीफ मिल जाएगा। इस मामले में इस मामले को रद्द कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है। लेकिन ये एक थोड़ी खतरनाक चीज की तरफ हमको इंगित करता है कि धीरे धीरे भारत की न्यायपालिका जो है वो भी राजनीतिकृत होती जा रही है। कहीं ना कहीं जजों को भी इस बात की अपेक्षा है, इस बात का ज्ञान है कि यार अगर आप एक तरीके के निर्णय सुनाओगे तो शायद आपका जो करियर है, आपका जो न्यायिक करियर है, या फिर सेवानिवृत्त होने के बाद जो आपको लाभ मिल सकते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि मतलब यार जितना कानून मेरे को पता है, और मैंने और कई अपने कानून जानने वाले मित्रों से चर्चा की,
और मतलब उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो एकदम घोर कांग्रेस विरोधी भी हैं। मतलब यार इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ये जो हो रहा है इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। और ये मेरे ख्याल से, मैं फिर से कहता हूं कि जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी वो टिप्पणी अनुचित थी, वो टिप्पणी अशिष्ट थी, वो नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन वो आपराधिक नहीं है ना। आप एक अशिष्टता के लिए किसी को दंड नहीं दे सकते, अशिष्टता के लिए आप किसी को फटकार सकते हो। अशिष्टता के लिए कोर्ट को उन्हें फटकारना चाहिए था कि आपने इस तरह की टिप्पणी की, आपको शोभा नहीं देती, लेकिन आपको हम दंड नहीं देंगे। ये एक सही तरीका होता इस मामले से निपटने का। अशिष्टता के लिए आपराधिक दंड देना जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार भारत सरकार एक नया डिजिटल बिल लाने वाली है, हम सब ने सुना है उसके बारे में। धीरे धीरे अब कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दी है और संसद के मॉनसून सत्र में कहा जा रहा है कि उसको प्रस्तुत किया जाएगा। जब वो प्रस्तुत होगा तो उस पर चर्चा होगी, चर्चा होगी तो हम लोग उसके जो प्रावधान हैं हमारे सामने आएंगे और उन प्रावधानों पे हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या प्रावधान है, उसमें क्या है। तो कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं आजकल जो ये बता रहे हैं कि कौन सी चीजें जरूरी हैं। और आमतौर पे मैंने आपको बताया था कि स्पेक्युलेटिव आर्टिकल मैं नहीं पढ़ा था कि क्या हो सकता है, ये वाले आर्टिकल मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि यार मुझे लगता है जब आ जाएगा तभी पढ़ लेंगे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था है। इसमें अब एक चीज जो समझने वाली ये है, लेकिन ये जो आज आर्टिकल आया है ये कॉन्सेप्ट से हमको इंट्रोड्यूस कराता है। ये जो आर्टिकल आज आया है ये एक कॉन्सेप्ट के साथ हमारी बात कराता है। ये ऐसे नहीं करता कि भाई हम जो है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अनुमान नहीं लगाता। ये बताता है कि यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये होनी चाहिए, अगर नहीं है तो होनी चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए इस आर्टिकल को मैं पढ़ा रहा हूं, वरना स्पेक्युलेटिव आर्टिकल आपको पता है मैं नहीं पढ़ाता। तो अभी क्या है, ये आर्टिकल की बात करता है डेटा पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी क्या होता है आप सभी जानते होंगे। मोबाइल फोन में नंबर पोर्टेबिलिटी आपको पता ही है, आप में से कई लोगों ने यूज भी करी होगी कि यार मान लीजिए मेरे पास एयरटेल का नंबर है और मैं उससे खुश नहीं हूं। एग्जांपल दे रहा हूं, एयरटेल वाले मेरे पे केस मत कर देना, एग्जांपल दे रहा हूं बस, कि मान लीजिए मेरे पास एयरटेल का नंबर है, मैं उससे खुश नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना सिम कार्ड को है अपने उसी नंबर को मैं एक दूसरी कंपनी में परिवर्तित कर सकता हूं, मैं जियो में जा सकता हूं। पहले क्या होता था, यह करने के लिए मुझे अपना फोन नंबर बदलना पड़ता था कि नहीं। मान लीजिए मेरा एक नंबर है वो एयरटेल का नंबर है, तो अगर मैं जियो का सिम कार्ड लूंगा तो मुझे दूसरा सिम कार्ड मिलेगा। इसको लेके आदमी को बड़ी चिंता रहती थी कि भाई मैंने अपना नंबर जो है बहुत सारे लोगों को दे रखा है, तो अब वो सब लोगों को मुझे अपना नंबर दोबारा देना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था लाई गई थी कि उसी नंबर को मैं कंपनी ए से कंपनी बी की तरफ लेके जा सकता हूं। यही सेम चीज जो है वो डेटा के साथ भी की जाए, यह प्रावधान कहलाता है डेटा पोर्टेबिलिटी। तो भाई है क्या, देखो आजकल हम सभी इंटरनेट यूज करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, और हम तमाम तरह का इंटरनेट यूज करते हैं। हम अपनी शॉपिंग इंटरनेट से करते हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई इंटरनेट पे कर रहे हो, अभी आप इस क्लास को देख रहे हो, तो मैं अपना काम, ये मेरा पेशा है, ये मेरी नौकरी है ना, ये धंधा है मेरा कि मैं पढ़ाता हूं, मैं अपना धंधा इंटरनेट पे कर रहा हूं, मेरा काम इंटरनेट पे हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपनी गाड़ियां बुक करते हैं, हम लोग अपने फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, ट्रेन टिकट बुक करते हैं, सब कुछ इंटरनेट पे बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं कहीं जाके रहने के लिए, सब कुछ इंटरनेट पे करते हैं। तो इस इंटरनेट में आपका कहां पे कितना डेटा स्टोर किया जा रहा है और उसका कैसे प्रयोग किया जा रहा है, क्या उस पे आपका कोई नियंत्रण आज की तारीख में है? आप ये बताओ। मान लो आप YouTube, जैसे आप सभी YouTube पे क्लास देख रहे हो, YouTube आपका कुछ ना कुछ डेटा तो लेता है, ठीक है। अगर आप कल को YouTube से कहना चाहो कि यार मैं अपना डेटा नहीं देना चाहता, तो YouTube क्या कहेगा, भाई फिर आप क्लास मत देखो, यही कह देगा कि फिर आप क्लास मत देखो, जाओ। हमारे तो यही नियम है। यानी कि यहां पर क्या है, उपभोक्ता जो है वो पूरी तरह से शक्तिहीन है। उपभोक्ता जो है वो पूरी तरह से वर्तमान इंटरनेट में शक्तिहीन है, उसके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। आपको अपना डेटा देना ही पड़ेगा, और उसका उपयोग कैसे हो रहा है इससे आप अभिज्ञ भी रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो यार मतलब ये बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इस पर, इसको लेके कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसे आपको दुनिया भर के फोन आने शुरू हो जाते हैं, कोई कुछ भी आपको बेच रहा है, ये हो रहा है। तो एक बार मेरे एक मित्र ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो जानना चाहता था कि डेटा लीक कहां से हो रहा है।
तो वो क्या, वो जैसे 10 दुकानों से चीजें खरीदता था या 10 पोर्टल से सामान खरीदता था, तो उसने हर पोर्टल पे अलग अलग नाम प्रयोग किया। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक मेरे मित्र का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए वो अमेजॉन से कुछ चीज खरीदता था और बिग बास्केट से कुछ खरीदता था, ऐसा जो 10 जगह है मान लीजिए वहां से खरीदता था। तो एक जगह मान लीजिए उसने अपना नाम डाला अतुल, एक जगह डाला राहुल, एक जगह डाला रमेश, एक जगह डाला अली, एक जगह डाला कुछ और, मतलब वो अपने दुनिया भर के हर जगह अलग अलग नाम डाले। अब जो प्रमोशनल एसएमएस आते हैं उन पे नाम लिखा आता है कि हेलो अतुल, दिस इज अ लोन ऑफर फॉर यू, ऐसे एसएमएस आते हैं ना। तो उसने फिर देखा कि क्या नाम लिखा आ रहा है और उससे उसको फिगर आउट हो गया कि अच्छा ये 3 जगहें थी 10 में से, इन्होंने मेरा डेटा बेचा है, कहीं ना कहीं मेरे डेटा को इन्होंने लीक किया है कि इस आदमी को तुम ऑफर दो दुनिया भर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट यह है कि आपके पास डेटा देना और उसके उपयोग से अभिज्ञ रहने के अलावा कोई चारा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। आप डेटा ना देना चाहो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या है, डिजिटल डेटा बिल में डेटा पोर्टेबिलिटी की सुविधा आवश्यक है। डेटा पोर्टेबिलिटी बेटा क्या होती है कि अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, कि इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक प्लेटफॉर्म से कह सकते हो कि यार मुझे आपकी यह सुविधा पसंद नहीं है, मुझे और जानना है, आप बताइए आप मेरे डेटा के साथ क्या क्या करेंगे, और अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मेरा सारा डेटा मेरे को वापस करो। अपना सारा डेटा लेकर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के पास जा सकता हूं। जैसे होता था ना पोर्टेबिलिटी में, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में था कि भाई आप जो है अपना सारा डेटा लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हो। तो होता था कि नहीं, वो आपको फोन करते रहे, सर आपको दूसरे जियो वाले क्या दे रहे हैं आपको, हम भी दे देंगे सर, आप हमारे यहीं रुक जाओ। होता था कि नहीं होता था? तो कस्टमर को, उपभोक्ता को लाभ होता था, ठीक है। तो ये एक इसमें ये हो पाएगा कि आप क्या करोगे, अपना सारा का सारा डेटा लेके, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं अपना सारा डेटा लूंगा और एक दूसरे प्लेटफॉर्म को ले जाके दे दूंगा कि भाई मैं आज से तुम्हारी सेवाएं प्रयोग करूंगा, इनकी सेवाएं प्रयोग नहीं करूंगा। तो यह है डेटा पोर्टेबिलिटी, और संस्थान के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वो उस यूजर का सारा डेटा उसको दे, और जहां पर वो डेटा पोर्टेबल हो या फिर जहां पर वो डेटा पोर्ट करा रहा है, सारा डेटा उनको दे और अपने सिस्टम से उस डेटा को हटाएं। ये उनके लिए बाध्यकारी होगा, ये अगर ये डेटा पोर्टेबिलिटी का नियम आता है तो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो स्टार्टअप्स के पास भी एक मौका होगा कि भाई मान लीजिए कोई आप एक इंटरनेट पे सेवा प्रयोग करते हैं, तो मान लीजिए कोई ऐसी नई कंपनी आती है, कोई ऐसी विस्तृत कंपनी आती है जो अपने खुद के लिए कुछ नया तरह का प्रोडक्ट बनाती है, तो उनके पास भी मौका होगा ना कि यार अब क्या होता है, नई कंपनी को क्या लगता है, मान लीजिए कोई वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है अपना, तो उसको लगता है यार यूट्यूब के सामने हम कहां टिकेंगे, यार यूट्यूब के पास तो इतने यूजर्स हैं। लेकिन अब वो कर सकता है, या फिर ट्विटर है, ट्विटर के सके जैसा कोई भारत में बनाता है, तो उसको लगेगा ट्विटर के सामने कहां टिकेंगे, तब उसके पास मौका है। अगर ट्विटर से बेहतर वो सेवा देगा तो व्यक्ति अपना सारा डेटा लेकर ट्विटर से आपके पास आ सकता है। तो स्टार्टअप के लिए भी एक बेहतर मौका बनकर उभरेगा। इसमें एक चीज जो और हो सकती है वो हो सकती है इंटरपोर्टेबिलिटी। इंटरपोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ईमेल होता है, वो होता है इंटरपोर्टेबल। मैं आपको समझाता हूं। इंटरपोर्टेबल का मतलब यह है कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर चले गए, तब भी आप पिछले प्लेटफॉर्म के जो यूजर थे उनसे संपर्क करना जारी रख सकते हो। जैसे मान लो आप आज अपने ट्विटर अकाउंट को छोड़ के थ्रेड्स पे चले गए, आपको मैंने थ्रेड्स के बारे में कल परसों बताया था, 2-3 दिन पहले। आप थ्रेड्स पे चले गए, तब भी आप अपने ट्विटर में आपके जो मित्र थे, जिन लोगों से आपका संपर्क था, आप उनसे किसी ना किसी माध्यम से कम्युनिकेशन जारी रख सकते हो। इसको हम कहते हैं इंटरपोर्टेबिलिटी। जैसा ईमेल में होता है, जैसे मेरा आईडी मान लो जीमेल पे है, gmail.com पे मान लो मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। आपका मान लो, और कौन से होते हैं मेरे को जीमेल के अलावा कोई पता ही नहीं आजकल, मान लो आपका yahoo.com पे है, पहले सबके याहू पे होते थे, आपका मान लो yahoo.com पे है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि जीमेल वाले से बात करने के लिए जीमेल आईडी होना ही जरूरी है। आप अपने yahoo.com के ईमेल से भी मेरे को जीमेल वाला आईडी पे मेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आपने भले ही जीमेल के प्लेटफॉर्म पे आप ना हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म का व्यक्ति दूसरे प्लेटफॉर्म के व्यक्ति से भी संचार स्थापित कर सकता है, संपर्क स्थापित कर सकता है। यह कहलाती है इंटरपोर्टेबिलिटी। तो यार यह सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि इन दोनों चीजों को हमें इस बिल में ऐड करना चाहिए। इससे हमारे यहां सही अर्थों में डिजिटल नागरिक उत्पन्न होंगे। डिजिटल नागरिक वो होगा जो डिजिटल इकोनॉमी में सिर्फ उपभोक्ता नहीं होगा,
कि वो सिर्फ यूजर नहीं होगा, उसके पास वास्तविक शक्तियां भी होंगी। ये असली में डिजिटल नागरिक कहलाएगा। अभी क्या है, डिजिटल एक दुनिया है, उसमें जो आपका व्यक्ति है वो बेचारा बस यूजर है और उसके पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, इतनी बात यह आर्टिकल यहां पर करता है। चलिए, समय भी हो चला है, आज के प्रश्न देखते हैं। WTO में विवाद निराकरण की अपीलीय व्यवस्था अमेरिका के असहयोग के कारण बाधित है। बिल्कुल सही है। WTO में आमतौर पर बहुमत होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, इसके लिए बहुमत नहीं सर्वसम्मति से निर्णय होते हैं। यह बात भी सही है कि निर्णय जो होते हैं WTO में वो बहुमत से नहीं होते, सर्वसम्मति से होते हैं। तो इसमें दोनों चीजें आपकी सही हैं, दोनों कथन सही हैं। डेटा पोर्टेबिलिटी यूजर को पारदर्शिता मांगने की बेहतर क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल, आप अगर पोर्ट कर सकते हो तो आप कह सकते हो मेरे को पारदर्शिता दो वरना मैं चला भाई। ठीक है, तो यह बात सही है। दूसरा कथन क्या है, इंटरपोर्टेबिलिटी में यूजर पुराने प्लेटफॉर्म से भी संपर्क में रह सकता है। यह आपको बताया ना अभी, बिल्कुल रह सकता है। यहां पर भी आपके दोनों कथन सही हैं। आज आपके दोनों प्रश्नों में दोनों कथन सही हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है आपका, यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों की चर्चा कीजिए। यार, इस तरह के ना प्रश्न जो एक तरफा प्रश्न होते हैं कभी कभी आ सकते हैं, तो आपको एक तरफ के एक्सट्रीम ओपिनियन भी पता होने चाहिए कि भाई मैंने जानबूझ के आज आपको प्रश्न दिया। पहले जो मैंने प्रश्न टाइप किया था वो थोड़ा बैलेंस्ड था कि सभी पक्ष जो हैं, मैंने एक इस तरह का प्रश्न बनाया था पहले आज कि युद्ध में नैतिकता का ह्रास होना तय है, यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा करें। फिर मुझे लगा कि यार इसमें आप दोनों के बारे में लिख पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा कभी कभी एक साइड से भी सोच के देखो, कम से कम सोचना आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। यूक्रेन युद्ध में ये केवल पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड की बात कर रहा है, तो आपका 80% आंसर जो होगा वो पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पे ही होगा। आप उसमें यह कह सकते हो कि भाई उनको यह करने की जरूरत है, उनको मजबूर भी किया जा रहा है क्योंकि इस युद्ध को जीतना उनके लिए आवश्यक है, तो आप इसके लिए कारण दे सकते हो। लेकिन जो मूल बात आपको करनी है वो पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड की ही करनी है। थोड़ा सा आप इसमें कारणों के माध्यम से उसको जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको वास्तविकता में उनकी आलोचना करनी है। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका लिखने का प्रयास कीजिए, उत्तर कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो यार जाते जाते मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई 10 तारीख है आज सुबह 8 बजे से हमारा P2I का जो मॉर्निंग बैच है जुलाई का वो प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, AJ लाइव कोड लगाइए, 29,999 में प्राप्त कीजिए। P2I है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी, यानी कि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको अगर आपने ये बैच लिया तो अपने ऑप्शनल के अलावा आपको कुछ भी और लेने की जरूरत किसी भी तरह से नहीं पड़ेगी। कोई भी कुछ भी आपको और नहीं करना, आपको सिर्फ प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपको सिर्फ इस पर बैंक करना है। और आपको, जैसा कि आप जानते ही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी माध्यम में देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर हमारे पास हैं, आप इस बात को जानते हैं। पूरा प्लान है, पूरी कवरेज है, आपकी प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की पूरी तैयारी जो है एंड टू एंड आपको हम यहां पर करा के देंगे। ठीक है, आपको सारी किताबें मिलेंगी, आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग, सब कुछ यहां पे कराया जाएगा, निबंध सब यहां पे कराया जाएगा। आपको कुछ भी और नहीं करना। सुबह 8 बजे क्लासेस होती हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, अभी तुरंत कर लीजिए। रात तक आपको लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा ताकि आप कल सुबह 8 बजे की क्लास कर पाओ। कल से सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। AJ लाइव कोड लगाइए, 29,999 में आप इसको प्राप्त कीजिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, यहां पे इस वाले कोर्स के लिए आपसे आपका एड्रेस मांगा जाएगा क्योंकि आपको किताबें भेजी जाएंगी, तो कृपया अपना एड्रेस ठीक से भरें। मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि एक छात्र का काफी एक विवाद चल रहा है कि उसने अपना पिन कोड गलत भरा है। तो मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि थोड़ा सचेत रहें, अपना पता आप ठीक से भरें, क्योंकि जो पता आप भरते हैं उसी पर कुरियर भेजा जाता है और फिर वो कुरियर अटक जाता है। फिर सब लोग एक दूसरे से फॉलो अप करते रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं। आप भी चाहते हो कि जल्दी से पढ़ाई शुरू हो, हम भी चाहते हैं जल्दी से पढ़ाई शुरू हो आपकी। तो अपना पता जो आप भर रहे हैं उस फॉर्म में लेते हुए उसको बहुत सावधानी पूर्वक एकदम ध्यान से भरें कि उसमें कोई गलती ना हो। उसमें गलती होगी तो उसी जो आप पता भरेंगे उसी पे कुरियर जाएगा, ये आप याद रखें। ठीक है, तो आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक भरें। अगर आपको मेरे साथ संपर्क करना है, मेरे से कोई सवाल पूछना है, कुछ चर्चा करनी है, तो ये आपके पास तरीके हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आ जाएगी।
atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और atul.jain@studyIQ.com मेरा ईमेल आईडी है। यहां पर आप मुझे ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। www.studyiq.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पे जाके आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे मैंने एक अच्छा उत्तर कैसे लिखना है, परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है, इस पर एक सत्र लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। वो 40 मिनट का डिस्कशन है, लेकिन आप लोगों को बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे मिलता हूं कल सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ, और कल शाम 4 बजे फिर से एक बार हिंदी में हिंदू के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मेरे साथ आज शाम जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।